मेरी एक पीआईएल चल रही है भारत की डेमोग्राफी के ऊपर। मैंने पहले ही कहा था, हम केवल ऐसे विषयों पीआईएल करते हैं जो नेहरू जी के द्वारा बनाए गए कानूनों के दुष्परिणाम के कारण हुआ। 1947 में मजहब के आधार पर विभाजन हुआ। जब मुझे 2015-16 में पता चला कि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, तो मैं बेचैन हो गया कि क्या करूं, इसको बताऊं कैसे सबको जा कि हिंदू खत्म हो गए, हिंदू खत्म। क्योंकि ये तो सोने वाले लोग हैं, जल्दी जागते ही नहीं। जाग भी गए तो जाति का इतना अहंकार है, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं यादव, मैं पटेल, मैं जाट, मैं गुजर, मैं पवार, मैं मराठा, मैं फलाने, मैं ढिकाने, इतना अहंकार है, इनको जगाएं कैसे। तो मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि भैया 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दो। मैंने कहा ये दूसरा तरीका है जगाने का। ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। लेकिन हमने क्या किया, मैं पहले इंजीनियर था, मैं मारुति कंपनी में था पहले, तो जापानियों के साथ में काम करता था। वहां से मैंने एक रिवर्स इंजीनियरिंग सीखा कि जो काम ऐसे नहीं होता वो ऐसे होता है। ऐसा मैंने वहां टेक्निक सीखी थी, जिसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, जिलों के हिसाब से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, तहसील के हिसाब से 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए कृपया अल्पसंख्यक को परिभाषित करिए, अल्पसंख्यक को डिफाइन करिए और राज्यवार अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की पहचान करिए, और इन 9 राज्यों में जहां हिंदू खत्म हो गए हैं इनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। हिंदुस्तान में हिंदुओं का अल्पसंख्यक का दर्जा। कुछ लोग हमसे नाराज भी हुए, ये क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना रहे हैं। मैंने उनको बताया कि देखो भैया, आप नाराज तो हो रहे, लेकिन मैं बताऊं कैसे सबको जाएगा कि आप अल्पसंख्यक हो। मानेंगे ही नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट सरकार को नहीं कहेगी तब तक ये मानने वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया सरकार को, आप राज्यवार इनकी जनगणना करिए। बाकी तो छोड़िए, जनगणना 10 साल के बाद होती है ना, और वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। जैसे अभी 2024 का चुनाव हुआ है, वोटर लिस्ट अपडेट हो गई। आप उत्तर प्रदेश में एक बार 1999 की लोकसभा और 2024 की लोकसभा अंतर हुआ 25 साल का। इस 25 साल पुरानी और नई वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए। जहां पुराने लोग हैं, अपने आप मुरादाबाद की वोटर लिस्ट 1999 वाली उठा लीजिए, आज वाली उठा लीजिए, देख लीजिए, आपकी नींद गायब हो जाएगी। वो कहते नहीं, बिस्तर के नीचे सांप पड़ा हुआ है लेकिन आराम से सो रहे हैं क्योंकि देखा ही नहीं। जब तक नहीं देखा कोई बात नहीं, पड़ा है तो पड़ा है। वो भी सांप भी मस्ती में पड़ा हुआ है, सांप भी धीरे धीरे वहां पे अपने सपोले और तैयार कर रहा है, ऊपर वाला सोने वाला भी मस्त है, सो रहा है। हमारी बेचैनी का कारण यह है, जिस सोफे पे आप बैठे हुए हैं आप नीचे नहीं झांक रहे हैं, इसलिए आराम से बैठे हुए हैं। मैं नीचे झांक के देख रहा हूं, अब मुझे सांप दिखाई दे रहा है। यह हमारी बेचैनी का कारण। इसीलिए मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे बाहर। 2024 में एक रविवार को मैं अपने घर में था, वो पिछला रविवार, क्योंकि शनिवार को दशहरा था और अगले दिन रविवार था, तो हमने इस बार कोई कार्यक्रम रखा नहीं था। पर वोटर लिस्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट के कंपैरिजन के हिसाब से बता रहा हूं। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़ की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद की डेमोग्राफी बदल गई है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर की डेमोग्राफी बदल गई है।
हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज की डेमोग्राफी बदल गई है। कानपुर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर, ललितपुर, लखनऊ की डेमोग्राफी बदल गई है। महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ की डेमोग्राफी बदल गई है। मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज की डेमोग्राफी बदल गई है। रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, संभल की डेमोग्राफी बदल गई है। शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर की डेमोग्राफी बदल गई है। सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी की डेमोग्राफी बदल गई। और केवल ये 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट के हिसाब से बता रहा हूं। आप अगर थोड़ा सा 1-2 दिन प्रयास कर लीजिए, 25 साल पुरानी अपने वार्ड की लिस्ट और 25 आप वर्तमान वोटर लिस्ट, वार्ड की वोटर लिस्ट, जहां पार्षद का चुनाव होता है तो वोटर लिस्ट बनती है ना, केवल 25 साल पुरानी और वर्तमान वोटर लिस्ट को एक बार कंपेयर करके देख लीजिए। पहले कितने वोटर थे, कितने परसेंट हिंदू थे, आज कितने वोटर हैं तो कितने परसेंट हिंदू, एक बार करके देख लीजिए। आप गांव में रहते हैं, अपने ग्राम सभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। आप अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। आप अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। फिर आपको भी किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बेचैन हो जाएंगे। फिर आपको अपने आने वाले बच्चों की भविष्य की चिंता शुरू हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि संघ के प्रचारक हमें रोज जगाते रहते हैं। फिर अभी तो संघ के प्रचारक आपको जगाने आते हैं, फिर संघ के प्रचारकों के पीछे आप पीछे चलना शुरू कर देंगे। और इस डेमोग्राफी में बदलाव का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। 3 कारण है। आप में से कितने लोगों के 5 से ज्यादा बच्चे हैं? जरा हाथ उठाएं। 5 से ज्यादा कोई नहीं? अच्छा, 2, बहुत बढ़िया। बाकी तो छोड़िए, मैं आपको दिल्ली में 1000 परिवार दिखा सकता हूं 15 से 25 बच्चे वाले। मैं आपको गाजियाबाद में 1000 परिवार दिखा सकता हूं 15 से 20 बच्चे वाले। और इसके लिए भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं करना है। एक बार अपने जेलर से मिलिए, अपनी जेल में जो जेलर होता है वहां परिवार का विवरण भी लिखा जाता है जो अपराधी पकड़े जाते हैं। और उनसे पूछिए, आपके यहां जो लोग जेल में बंद हैं उनका रेशियो क्या है। चाहे गाजियाबाद के जेल का रेशियो उठा के देख लीजिए, चाहे अपने मुरादाबाद की जेल का रेशियो उठा के देख लीजिए, और वहां परिवार का ब्यौरा ले लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, इन तीनों को रोकना नितांत आवश्यक है। और तीनों को अलग अलग देशों ने रोक के दिखाया है, सक्सेसफुली रोक के दिखाया है। चीन ने इन तीनों को रोक के दिखाया। चीन में घुसपैठ कभी सुना आपने कोई घुसपैठ करता हो? चीन में आपने कभी सुना धर्मांतरण कोई करता हो? चीन में आपने कभी सुना कि कोई 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करता हो? नहीं। सठे साठ्यम समाचरित, भय बिन होय न प्रीत, यह सिद्धांत भारत का है। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत, भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। दुनिया के जिन देशों ने इसको अपना लिया वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, विकास है। और जिन्होंने झूठे मानवाधिकार के नाम पे सबको आजादी दे दिया, वहां अराजकता है, अशांति है, बदहाली है। भगवान के जितने अवतार हुए, चाहे भगवान परशुराम ने जिन्हें अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, भगवान बुद्ध ने अवतार लिया, या भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, इन्होंने अवतार किस लिए लिया था? धर्म की जय करने के लिए या धर्म का नाश करने के लिए? जोर से बोलिए जरा। याद रखिएगा, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की। अधर्म का नाश करने से प्राणियों में, अधर्म का नाश करने से ही देश का कल्याण होता है। धर्म की जय करने के लिए तो है। दुनिया के सबसे ज्यादा कथावाचक हमारे देश में,
दुनिया के सबसे ज्यादा मंदिर हमारे देश में, दुनिया के सबसे ज्यादा सामाजिक संगठन हमारे देश में, दुनिया के सबसे ज्यादा सांसद विधायक मंत्री हमारे देश में, दुनिया के सबसे ज्यादा नेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी पत्रकार कलमकार हमारे देश में। फिर जो समस्या भारत में है वो चीन में क्यों नहीं है? जो समस्या भारत में वो सिंगापुर में क्यों नहीं है? जो समस्या भारत में वो जापान में क्यों नहीं है? बाकी तो छोड़ो, जो समस्या भारत में वो दुबई में क्यों नहीं? धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से। और वैसे भी पहले 4 वर्ण हुआ करते थे। धर्म की जय कौन करता था? ब्राह्मण। अधर्म का नाश कौन करता था? आज की डेट में छत्री कौन है? अरे ये थानेदार, हवलदार, कप्तान, कलेक्टर, ये छत्री वाला काम तो कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? इनको वेतन भत्ता। ये जज क्या कर रहे हैं? यही तो है, पकड़ो, जो अपराध करे उसको दंड दो, यही तो काम है। अवैध निर्माण रोको, ड्रग स्मगलिंग रोको, नशा तस्करी रोको, मानव तस्करी रोको, मिलावटखोरी रोको, कालाबाजारी रोको, घुसपैठ रोको, धर्मांतरण रोको। ये किसका काम है? पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका। तो छत्री वाला काम वही कर रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, डॉक्टर अच्छे हैं लेकिन दवाई अच्छी नहीं। और एक एग्जांपल आपको देता हूं। 2016 में 17 में हमारे राज्य में किसकी सरकार बनी? 2017 में किसकी सरकार बनी? योगी जी की। 2018 में तिरंगा यात्रा में चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी, कासगंज में हुई थी ना? फांसी हुई क्या? नागरिकता खत्म हुई क्या? 100% संपत्ति जब्त हुई क्या? डॉक्टर तो अच्छा है लेकिन क्या गड़बड़ है? दवाई। डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई। और याद रखिएगा, डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, ये गलत परसेप्शन है। दवाई बीमारी कौन ठीक करता है? दवाई। शरीर में डॉक्टर जाता है, दवाई जाती है। शरीर में इंजेक्शन जाता है, शरीर में टैबलेट जाती है, शरीर में वैक्सीन जाती है, शरीर में कैप्सूल जाता है। तो बीमारी कौन ठीक करता है? डॉक्टर या दवाई? दवाई। 2000 योगी जी पकड़वा तो सकते हैं, बुलडोजर भी चलवा सकते हैं, लेकिन नागरिकता खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं। फांसी दे सकते हैं क्या? उसके लिए न्यायपालिका है, उसके लिए कोर्ट है, और कोर्ट फांसी तब देगी जब वो कानून होगा। मैं आपके सामने कुछ लिस्ट अभी बताता हूं। अभी रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई ना, इसके पहले राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता कासगंज, बंधु प्रकाश, रचित जाट, आद्या, अमृता, भावना, अभिलाषा, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, प्रियंका, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी लखनऊ गला काट के मारा, निकिता राजपूत फरीदाबाद, कन्हैया लाल, उमेश कोले, नेहा, साक्षी, उर्वी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति। ये मैं वो नाम ले रहा हूं जिनकी जघन्य तरीके से हत्या हुई है और जिनकी खबरें पेपर में निकली हैं। मैं उन बेटियों का नाम ले रहा हूं जिन्होंने ना किया तो गोली मार दिया और हां किया तो बाद में फ्रिज में काट के फ्रिज में डाल दिया। उनका नाम ले रहा हूं जिसने कभी भजन गाया तो उनके ऊपर हत्या हो गई, कभी शोभा यात्रा निकाली तो हत्या हो गई। इसमें से किसी हत्यारे को फांसी हुई? जोर से बताइए। किसी हत्यारे को आजीवन नागरिकता खत्म हुई? जब नहीं हुआ तो भय कैसे पैदा होगा? कानून का खौफ कैसे आएगा? इसलिए मैं कहता हूं दुबई में हिंदू मात्र 15% है, मात्र 15%, फिर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और यहां 80% हैं फिर भी कई बार असुरक्षित महसूस करते हैं। तो दो कारण है, एक संगठित नहीं है और दूसरा नियम कानून घटिया। नियम कानून बदलना जरूरी है।
डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाई बदलना जरूरी है। और जो ये डेमोग्राफी बदल रही है उसका पहला कारण है धर्मांतरण। आप बताइए, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण देशद्रोह है कि नहीं? धर्मांतरण एक संगठित अपराध है कि नहीं? ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है कि नहीं? एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो उसके लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो उसके लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। अगर कोई वेजिंग वॉर कर रहा है, भारत की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा है, वो वेजिंग वॉर है, उसके लिए हमारे पास सेक्शन है वेजिंग वॉर, जिसमें आजीवन कारावास, फांसी की सजा होती है। जो देशद्रोह है उसके लिए भी धारा है, संगठित अपराध के लिए धारा है। यूपी में गैंगस्टर है, गुजरात में गुजकोका है, महाराष्ट्र में मकोका है, हर राज्यों का अपना अपना कानून है। मैं आज आपके इस पवित्र भूमि से कहता हूं, जिस दिन हमने धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ 5 धारा लगाना शुरू कर दिया, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरी तरीके से धर्मांतरण खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, 100% बंद हो जाएगा। धर्मांतरण को रोकने के लिए आपको फंडिंग रोकना पड़ेगा, क्योंकि धर्मांतरण आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जॉब हो गया। और पूरे रिसर्च के बाद बता रहा हूं, मेरी पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण को रोकने के लिए। धर्मांतरण कैसे हो रहा? आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा, कितना कमाएगा महीने में? 15,000 20,000। इंजीनियर बन जाएगा, कितना कमाएगा महीने में? 50,000 रुपए। एमबीए कर लेगा, 50-60,000, 1 लाख रुपए। धर्मांतरण कराने वाले 4 से 5 लाख रुपए महीने कमाते। एक परिवार का 1 लाख मिलता है और महीने में 4-5 परिवार को ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बाकी तो छोड़ो, अपनी जाति में तो आसानी से ढूंढ सकते। कोई सरोज है तो सरोज, जितने सरोज हैं उसके रिश्तेदार नातेदार हैं, उनको थोड़ा भड़काना है और कहना देखो ये गड़बड़ था, मैंने तो छोड़ दिया, वो भी छोड़ देंगे। 5 परिवार को कन्वर्ट किया, 5 लाख रुपए कमाया, मान लो 2 लाख रुपए उनके ऊपर थोड़ा खर्च भी कर दिया, थोड़ा कुछ कपड़े उपड़े बांट दिए, कुछ कर दिए, 3 लाख रुपए महीने कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? ये प्रॉफिटेबल धंधा है। ये तब बंद होगा। और इसकी फंडिंग कहां से आ रही है? इसकी फंडिंग आ रही है ड्रग से। तो ड्रग स्मगलिंग हमारे लिए दोहरी मार कर रहा है। पहला, हमारी यंग जनरेशन नशेड़ी हो रही है। दूसरा, उस ड्रग स्मगलिंग के जरिए जो हमारा पैसा जा रहा है, उसी हमारे पैसे से हमारे गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। आज की डेट में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई लॉ कॉलेज, ऐसा कौन सा कॉलेज नहीं है जहां ड्रग नहीं बिक रही है, जहां गांजा, चरस, अफीम, कोकीन नहीं बिक रही? हर जगह बिक रही है। सवाल यह है, भारत में क्यों बिक रही है? सिंगापुर में क्यों नहीं बिकती? एक बार गूगल करिएगा, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी, ये 4 शब्द डालिएगा गूगल पे। एक व्यक्ति के पास सिंगापुर में